Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Mansi. In this video, we will discuss about Hardy-Weinberg principle. तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू टेल यू ऑल कि मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ जहाँ पे मैं नीट यूजी को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ. दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. यू कैन ज्वाइन माय फ्री लाइव क्लासेस ओनली ऑन अनअकैडमी ऐप. You can also use my coupon code MGNEET for 10% discount on all Unacademy subscriptions. You can also join my Telegram group that is Biology with Mansi for regular updates, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. So let's start our topic, Hardy-Weinberg principle. So this principle states that in a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or locus. तो ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि एक पॉपुलेशन में हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो अलील या फिर जीन कितनी बार अकर कर रहा है. आई एम रिपीटिंग अगेन कि ये हार्डी-विनबर प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि एक पॉपुलेशन में हम क्या कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं एक अलील की या फिर एक जीन की. दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड और इवन सेम आफ्टर जनरेशंस. तो ये फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है और सेम रहती है थ्रू आउट मेनी जनरेशंस. तो हम बात करते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल. जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो जो जीन पूल होता है, जीन पूल क्या होता है कि कितने जीन्स और कितने अलील्स प्रेजेंट है पॉपुलेशन में. तो जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है, जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट रहता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम. सो द सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन इज 1. जितना भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी का सम होता है पॉपुलेशन में वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है. और कितना रहता है, 1 रहता है. तो क्या क्या अजम्पशंस थे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के. तो पहला अजम्पशन था कि देयर शुड बी नो सिलेक्शन. देयर शुड बी नो सिलेक्शन. सेकेंड अजम्पशन था कि कोई भी म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो म्यूटेशन इन द पॉपुलेशन. थर्ड अजम्पशन था कि कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन में. सो फोर्थ अजम्पशन था कि पॉपुलेशन हमारी लार्ज साइज की होनी चाहिए. और लास्ट अजम्पशन था कि हमारी जो मेटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए. सिलेक्टेड मेटिंग नहीं होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए. तो पहला अजम्पशन था कि कोई भी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई भी म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन में. पॉपुलेशन का साइज लार्ज होना चाहिए और जो मेटिंग है पॉपुलेशन में वो रैंडम होनी चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए. तो अब हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने मान लिया फ्रीक्वेंसी है पी एंड क्यू. तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पी और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड अलील ए. मतलब पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए. और जो हमारा क्यू है वो किसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलील स्मॉल ए. तो जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी ए की, कैपिटल ए और कैपिटल ए की, मतलब होमोजाइगस की, वो कितनी हो जाएगी, पी स्क्वेयर. ए की कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, पी स्क्वेयर. अगर पी की है कैपिटल ए तो कैपिटल ए की कितनी हो जाएगी, पी स्क्वेयर. ऐसे ही हमारी जो स्मॉल ए है उसकी क्या हो जाएगी, क्यू स्क्वेयर. और हमारी जो कैपिटल ए स्मॉल ए है उसकी कितनी हो जाएगी, 2pq. दिस इज हेट्रोजाइगस. तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब p प्लस क्यू स्क्वेयर को हम जब खोलते हैं तो क्या बनता है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq. और इनका सम टोटल कितना होता है, हमेशा 1 होता है एक पॉपुलेशन में. तो यहाँ पे पी स्क्वेयर हमें क्या बता रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी. और क्यू स्क्वेयर क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव वन. पी स्क्वेयर हमें बता रहा है डोमिनेंट की होमोजाइगस, और क्यू स्क्वेयर हमें क्या बता रहा है, रिसेसिव की होमोजाइगस. और 2p क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. 2p स्क्वेयर हम 2p क्यू क्या है हमारा, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी. और इनका सम टोटल क्या होता है, हमेशा एक पॉपुलेशन में 1 रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी. तो अगर इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या फिर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज आता है, कोई भी डिस्टरबेंस आता है, उससे क्या होता है, पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी चेंज आ जाता है. उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. सो इवोल्यूशन का पहला कोज क्या हो सकता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस आ गई है या फिर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में कोई डिस्टरबेंस आ गई है. उससे क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है और उससे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है. तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को. तो पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो. सेकंड इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. नेक्स्ट इज म्यूटेशन.
नेक्स्ट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड लास्ट वन इज नेचुरल सिलेक्शन। तो जब एक पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है दूसरे प्लेस पे, उससे क्या होता है, नई पॉपुलेशन का फॉर्मेशन होता है। उससे क्या होता है, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसमें उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसी उसमें फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंज आ जाता है, और जो न्यू जीन्स है वो न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं। न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन्स ऐड हो गए और जो ओल्ड पॉपुलेशन थी उससे जो जीन्स थे वो लॉस्ट हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। और अगर ये जीन फ्लो बार बार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन। जब एक पॉपुलेशन से कुछ पर्सन उठ के नई पॉपुलेशन में चले जाते हैं तो उससे क्या होता है, ओल्ड पॉपुलेशन से जो जीन्स है उनका लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो लूज कर देते हैं अपनी अलील्स को, और जो न्यू पॉपुलेशन बनी है उसमें क्या होता है, नए जीन्स ऐड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। और अगर ये प्रोसेस बार बार हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन। इफ द सेम चेंज अकर बाय चांस, अगर ये चेंज बाय चांस अकर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब हम बात करते हैं कि फाउंडर्स इफेक्ट क्या होता है। समटाइम्स द चेंज इन allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. कभी कभी क्या होता है, ये चेंज जो होता है allelic frequency में इतना डिफरेंट होता है, इतना नया होता है, जिससे क्या होता है, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। जो नई स्पीसीज फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंडर स्पीसीज। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। ये अगर हमने मान लिया हमारी एक पेरेंट पॉपुलेशन थी, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इससे क्या हुआ, कुछ पर्सन कुछ पर्सन क्या करके माइग्रेट कर गए नई पॉपुलेशन बनाने के लिए। तो ये क्या हमारी माइग्रेटिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आफ्टर कपल ऑफ जनरेशन, अब इन्होंने क्या करा, रिप्रोड्यूस किया, उससे क्या हुआ, जो ब्लैक वंस थे हमारे उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी अपने नंबर बढ़ा लिए। इससे क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक वन इंक्रीज हो गई जनरेशन टू जनरेशन। उन्होंने अगेन रिप्रोड्यूस किया, उससे क्या हुआ, एक नई पॉपुलेशन बन गई जिसमें सिर्फ ब्लैक वाले ही पर्सन थे। इससे क्या हुआ, एक नई स्पीसीज बनी जिसे हम क्या बोलते हैं, फाउंडर स्पीसीज। इस स्पीसीज को हम क्या बोल सकते हैं, फाउंडर्स स्पीसीज। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। सो दिस वाज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, पेरेंट पॉपुलेशन, और इससे एक नई पॉपुलेशन बन गई जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जिस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर स्पीसीज या फाउंडर्स पॉपुलेशन। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है वो कैसे ऑपरेट होता है डिफरेंट ट्रेड्स में। तो पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक मीन वैल्यू को एक्वायर कर लेते हैं। तो इसमें पीक क्या हमारी बनती है, एक हाइयर पीक बनती है और नैरो पीक बनती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उन्होंने एक मीन वैल्यू को एक्वायर कर लिया, जो पीक हमारे पास बनी वो हाइयर बनी और नैरो पीक बनी। सो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, प्लांट की हाइट हो सकता है, ह्यूमन की बर्थ वेट हो सकता है। सेकंड वन इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स मीन वैल्यू को एक्वायर नहीं करते, मीन वैल्यू से दूसरी वैल्यू को एक्वायर करते हैं। फर्स्ट वो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसमें क्या हुआ, जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने मीन वैल्यू को एक्वायर कर लिया, उससे क्या हुआ, पीक हमारी हाइयर बनी और नैरो बनी। इसके एग्जाम्पल क्या थे, प्लांट हाइट और ह्यूमन बर्थ वेट। सेकेंड इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल से नाम से में पता लग रहा है कि पीक ने क्या करा, एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर लिया, मतलब मीन वैल्यू से दूसरी वैल्यू को एक्वायर कर लिया। सेकेंड वन इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल। इसमें क्या हुआ, पीक ने मीन वैल्यू से दूसरी वैल्यू को एक्वायर कर लिया, जिससे क्या हुआ, पीक एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट कर गई। इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, डीडीटी रेजिस्टेंट इन मॉस्किटोज। थर्ड वन इज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स दो वैल्यू को एक्वायर कर लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारे पास कितनी पीक्स बनती हैं, दो पीक्स बनती हैं। लास्ट वन इज डिस्ट्रप्टिव। इसमें क्या हुआ, दो वैल्यू को एक्वायर कर दिया, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। इससे क्या हुआ, हमारे पास दो पीक्स की फॉर्मेशन हुई। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सो फर्स्ट वन वाज स्टेबलाइजिंग, जिसमें क्या हुआ, इंडिविजुअल्स ने मीन वैल्यू को एक्वायर किया, पीक कैसी बनी, हाइयर बनी और नैरो बनी। सेकेंड इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसमें क्या हुआ, इंडिविजुअल्स ने मीन वैल्यू से दूसरी वैल्यू को एक्वायर कर लिया, जिससे क्या हुआ, पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर गई। थर्ड वन एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रप्टिव। इसमें क्या हुआ, इंडिविजुअल्स ने दो वैल्यू को एक्वायर कर लिया, जिससे क्या हुआ, दो पीक की फॉर्मेशन हुई। एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया। सो दैट्स इट।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।